हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जो फिजिक्स का नीट के बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, रोटेशनल मोशन, उसका रिवीजन लेने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है इसमें सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मास का, बहुत सारे मासेस का सिस्टम है, चलिए यहाँ पे M1 मास लिया, M2 मास लिया, M3 मास लिया, बहुत सारा मास है, और भी मासेस होंगे, पता नहीं इधर उधर। ये सब एक्चुअली में कहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जहां पे ये लोग कंसेंट्रेटेड होंगे, जहां पे ये सारे मास कंसेंट्रेटेड होंगे, वो होता है सेंटर ऑफ मास। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले तो इस बात को समझो। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बताना, R1 डिस्टेंस पे M1 है, R2 डिस्टेंस पे M2 है, R3 डिस्टेंस पे F3 है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे हर एक मास कंसेंट्रेटेड होगा, मतलब इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, ये M के बदले में। और ये जो M है वो कितने डिस्टेंस पे है, RCM डिस्टेंस पे। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, M1 RCM डिस्टेंस पे, M2 RCM डिस्टेंस पे, M3 RCM डिस्टेंस पे। ये हुआ फाइनल। इनिशियल क्या था, M1 R1 डिस्टेंस पे था, M2 था R2 डिस्टेंस पे, एंड सो ऑन। तो क्या इन सब में से RCM कॉमन करके अगर ये छोड़ देंगे और M1 M2 M3 को नीचे ले आएंगे, क्या ये फॉर्मूला बनता है? ठीक है ना। इसको एक्चुअली में मास मोमेंट भी बोला जाता है। मास इनटू डिस्टेंस होता है मास मोमेंट। ठीक है, तो जब भी कभी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हुआ, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। अब यहां से ये आर वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास M1 X1 M2 X2 M3 X3 जो भी रहेगा, वाई सेंटर ऑफ मास एंड जेड सेंटर ऑफ मास, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रहा, जैसे ये रेक्टेंगल लिया है, स्क्वायर होगा, ये ट्राइंगल है, ये स्फेयर हो, डिस्क हो, कुछ भी हो, इसका सेंटर ऑफ मास बाय डिफॉल्ट सेंटर पे लाई करता है, अगर यूनिफॉर्म है तो। ऐसा नहीं है कि इस ट्रायंगल के इस वाला पार्ट बहुत हेवी है, ये वाला पार्ट बहुत हल्का है, तो इस सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म रहा तो यहाँ पे लाई करने वाला है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस बॉडीज लिया, ये सभी कंटिन्यूअस बॉडीज ही था, अगर कंटिन्यूअस बॉडीज लिया तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पॉइंट मास को तो देख लिया, ये पॉइंट R1 पे, ये पॉइंट R2 पे, ये पॉइंट R3 पे, उसको कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर पॉइंट ना होकर पूरा पूरा बॉडी है, जैसे कंटिन्यूअस बॉडी फाइंड करने का तरीका ये है। ठीक है, याद करना कैसे है, तो यहाँ पे देखो M1 X1 है, M2 X2 M3 X3 है। तो हम लोग छोटा सा मास मानते हैं dm, और इंटू एक्स कर देंगे अपॉन dm, ऊपर भी इंटीग्रेशन नीचे भी इंटीग्रेशन, ये वही चीज लिखा हुआ है। ओके, तो जब भी कभी हम लोग रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ये भी एक यूनिफॉर्म बॉडी हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास L/2 पे। ये है रिंग, हाफ रिंग, ये है डिस्क, ये है हॉलो स्फेयर, और ये है सॉलिड स्फेयर, सॉलिड। ये सारा फॉर्मूला होगा। मैंने पूरा पूरा का नहीं बनाया है कि फुल रिंग का, फुल डिस्क का, वो सब आपको पता होगा कि सेंटर पे लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हाफ दोनों स्फेयर, ये फॉर्मूला याद कर देना आप लोग। चलो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास चलने लगे तो कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। देखो सबसे पहले तो जो M1 R1 M2 R2 M3 R3 था, अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या M1 V1 M2 V2 M3 V3 बनेगा। और ये तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन में, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो तो M1 A1 M2 A2 M3 A3 ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 kg का, ये 3 kg का है, दो चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एंड 3 kg चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, बोला जाएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, इजी। ठीक है, चलो। अगर अपने को मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, बहुत सारा पार्टिकल्स था, ये इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं, बहुत सारा पार्टिकल्स था, और इसका हर एक पार्टिकल कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई ऐसा कोई ऐसा, तो क्या एक एवरेज निकालकर मोमेंटम लिख सकते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा ये। हम लोग हर एक पार्टिकल को नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से चल रहा है, एनफ है अपने लिए। ठीक है, वो इनफाइनाइट पार्टिकल्स का कौन देखने जाएगा, तो एक पॉइंट का देखना है सेंटर ऑफ मास का, कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है, टोटल मास कितना है, वही होता है मोमेंटम। ओके, चलो। जब भी हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग ए में लगाते हैं ना, वो ए बाय डिफॉल्ट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। जब हम लोग किसी बॉल को फेंक रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं, ये बॉल ऐसा दिखाया जाता है कि बैट्समैन के पास गया, लेकिन ये बॉल रोटेट भी करता है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी अलग होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी अलग होगा। लेकिन हम लोग जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, V=U प्लस ए टी एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो जी एक्सेलरेशन होता है, वो आखिर है क्या, किस किस पॉइंट का है, वो सेंटर ऑफ मास का होता है। तो जो F इक्वल टू ए में है, वो उसमें एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही लिया जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन अ फिक्स एक्सिस रोटेशन। अब देखो यहां से जन्म होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। चलो सबसे पहले तो एक डिस्क लिया या फिर एक नॉर्मल बॉडी लिया है, और उसको बीच से हम लोग घुमा रहे हैं ओमेगा से। तो ये ओमेगा आर यहाँ पे होगा, यहाँ भी ओमेगा आर होगा, यहाँ भी ओमेगा आर, यहाँ भी ओमेगा आर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पे ओमेगा आर का वेलोसिटी मिलेगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए इस पॉइंट का, तो क्या होगा, हाफ
m ऑफ ith पार्टिकल। why ith पार्टिकल? बहुत सारा पार्टिकल है इसीलिए। हाफ एम वी स्क्वायर, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब क्या करना है कि जब जैसे हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन में ये वेलोसिटी बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और हाफ तो हाफ रहेगा। देखते हैं मास का प्लेसमेंट किससे हो रहा है। तो हाफ रहेगा और v बन जाएगा ओमेगा, लेकिन जो मास है वो मास ना रहा, एम आर स्क्वायर बन जाएगा, और ये एम आर स्क्वायर एक नए क्वांटिटी को जन्म देगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट मास का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास हम लोग एम आर स्क्वायर लिखेंगे। रॉड का निकालना होगा तो रॉड के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर है ना। तो अगर हम लोग को कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, डी आई इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, और इसका फिर इंटीग्रेशन करना होता है, तो फिर ये निकलेगा। अगर हम लोगों को यही रॉड कॉर्नर से घुमाना हो, एक एंड से घुमाना हो, यहाँ पे तुम लोगों ने सेंटर से घुमाया ना, एक एंड से घुमाना हो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। रिंग को अगर घुमाया एम आर स्क्वायर, डिस्क को घुमाया हाफ एम आर स्क्वायर, ये रटना है, ये सारा फॉर्मूला याद करना है। हॉलो स्फेयर 2/3, सॉलिड स्फेयर 2/5। याद कैसे करोगे, इसमें कंफ्यूजन होता है ना। तो सॉलिड स्फेयर यहाँ पे देखो 2/5, क्या ये एस के जैसा दिख रहा है? एस मतलब सॉलिड, तो सॉलिड में 2/5 यूज करना, ओके। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखते हैं। इसमें दो थ्योरम मिलेगा, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये यूज होता है उसके लिए, जैसे सपोज करो कि आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है यहाँ से, मुझे यहाँ से नहीं यहाँ से घुमाने का मन कर रहा है, तो अब क्या होगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसके लिए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज होता है। चलो देखो, अगर हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से एक्सिस देखा तो ये है, यहां से अगर घुमाएंगे तो अपने को इनर्शिया पता होता है जनरली, लेकिन यहां से घुमा रहे हैं, फिर क्या होगा? तो क्या हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या है? ये एक्सिस का अपने को पता है, ये एक्सिस का पता करना है, और दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। सो दैट्स व्हाई वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर, जितना भी डिस्टेंस रहेगा दोनों एक्सिस के बीच का, दैट विल बी एम डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? अगर एक प्लेन है, यहाँ पे ये प्लेन रखा हुआ है इस तरीके से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हम लोग इस प्लेन को तीन तरीके से घुमा रहे हैं। एक तो एक्स से घुमा रहे हैं, दूसरा जेड से घुमा रहे हैं। तो क्या ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों इस प्लेन का लाई करेगा, प्लेन पे लाई करेगा? मतलब ये अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, दोनों ही प्लेन पे है। लेकिन तीसरा जो वाई एक्सिस है वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो याद रखना, परपेंडिकुलर वाला इनर्शिया इक्वल टू दोनों प्लेन वाला इनर्शिया होता है। ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बुक का डायग्राम। बुक का डायग्राम ये भी बन सकता है ऐसा। तो ये जो डायग्राम है वो किस प्लेन में रखा हुआ है? ये रखा हुआ है वाई एंड जेड प्लेन, वाई एंड जेड प्लेन में। तो वाई एक्सिस प्लेन में आएगा, जेड एक्सिस प्लेन में आएगा, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस को हम लोग वाई प्लस जेड लिखें, ठीक है। चलो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हॉलो स्फीयर, ठीक है। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर में हम लोगों को इस वाले पॉइंट से एक्सिस से इनर्शिया अपने को पता चल गया था, हॉलो था, तो 2/3, सॉलिड होगा तो 2/5, तो ये 2/3 हमारे स्क्वायर यहां से चाहिए अपने को। तो क्या एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, है ना, एम डी स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2/3 हमारे स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 5/3 हमारे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक डिस्क है, डिस्क का इनर्शिया हम लोगों को ऐसा पता है, लेकिन इस बार ऐसा पूछ दिया, क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों को पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा, ओके। चलो तो इससे पहले तो कॉइन को या फिर डिस्क को ऐसा रख देते हैं, उसमें हम लोग देखते कि किसका चाहिए, इसका चाहिए। हम लोगों को पता कौन सा है, ये पता है। ये जो एक्सिस होता है उसका इनर्शिया इस दो एक्सिस के बराबर होना चाहिए। तो एक बात बताना, आप इस डिस्क को ऐसा घुमाओ या ऐसा घुमाओ, दोनों तो इक्वल ही है ना। तो अगर इसका वैल्यू आई है तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई होगा। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ये आई है तो ये भी आई, और दोनों का एडिशन ये जो अपने को पता होता है, तो आंसर आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। रेडियस ऑफ जाइरेशन देखो, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग घुमा रहे हैं, उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। अगर हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट बना दें, पहले क्या था अपने को नहीं पता, हम लोग पॉइंट बना दें, उस पॉइंट को एक्सिस से कहां पे रखें कि इनर्शिया सेम हो। जैसे एक स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर, इस सॉलिड को हम लोग एक पॉइंट बनाकर कहां पे रखें कि इनर्शिया सेम हो। इसका मतलब 2/5 एम आर स्क्वायर को हम लोग एक नए वाले इनर्शिया से एम के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो के है, मतलब के पॉइंट पे हम लोग पॉइंट बनाकर रख देंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होता है, एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की जगह पे के लिया हुआ, एम के स्क्वायर हो गया, ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा √2/5 आर स्क्वायर, और √2/5 आर। समझ में आया क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर था 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 7/5 r²। अब बोला गया है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन बताओ। जो भी इनर्शिया आए, कुछ भी आ सकता है, रॉड हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन सबको m के स्क्वायर से बिना सोचे समझे इक्वेट करना है। बिना सोचे समझे। याद करने का कोई जरूरत नहीं कि इसका k का वैल्यू वो है, उसका k का वैल्यू वो है, नहीं याद करना है आपको। बस ये फॉर्मूला लगाना है, इनर्शिया फाइंड करना है। इनर्शिया फाइंड करने आपको आना चाहिए। इनर्शिया फाइंड कर लिया, m के स्क्वायर से इक्वेट करो। कोई भी इनर्शिया हो, एम एम कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू मिले। चलो, जब भी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी कैविटी वाले बॉडी के वक्त पूछा जाए, मतलब ये डिस्क था, डिस्क में इतना पार्ट कट कर दिया गया, तो क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, इसका पहले निकालेंगे I1, फिर निकालेंगे I2, दोनों को माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है। अब इसका इनर्शिया निकालते हैं। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये डिस्क है ना, तो डिस्क का इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। यहां पे ध्यान दो, ये मैंने m लिखा है, डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है। और 2r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। तो मास m हो गया, r² अपॉन 2, mr²/2 इसका फॉर्मूला। आते यहाँ वाले डिस्क पे, यहाँ पे अगर इस एक्सिस से पूछा जाता ना, तो हम लोग लिखते m r²/2, और रेडियस तो 2r ही रहेगा। बड़े वाले का 2r तो इसका r होगा। यहां से पूछा गया है क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, और mr² ऐड कर देंगे, तो m r² ऐड किया, ये मिला। अब इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क एक्चुअली में होता क्या है? फोर्स क्या होता था? किसी भी बॉडी को आगे मूव करवाना, एक्सेलरेशन देना, ये काम होता था फोर्स का। टॉर्क का क्या काम है? रोटेट करवाना किसी बॉडी को। जहां पे भी रोटेशनल इफेक्ट आता है वो समझ जाओ टॉर्क हो रहा है। ठीक है। चलो, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब r×f। ठीक है। तो आर एफ साइन थीटा लिख दो। ये थीटा किसकी किसके बीच का रहेगा? आर वेक्टर एंड फोर्स का। या तो आप आर एफ परपेंडिकुलर यूज करो, या फिर आर परपेंडिकुलर एफ यूज करो, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है। चलो, टॉर्क ड्यू टू कपल। कपल के कारण, कपल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हम लोग कपल बोलते हैं। सपोज करो एक रॉड था, यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ ऐसा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ ऐसा। हम लोग जब बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, तो बॉटल यहाँ पे ऐसा है, हम लोग फोर्स लगाएंगे ऐसा और फोर्स लगाएंगे ऐसा, ताकि ये ढक्कन रोटेट करके खुल जाए। तो एक बात बताना, यहाँ पे ये भी क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है कि नहीं है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने के कारण सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है। एफ नेट जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है, इसलिए ढक्कन नाचते हुए खुल जाएगा। इसको कपल बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ये है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब टॉर्क जब फाइंड करेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा एफ डी। क्यों? अगर इस पॉइंट से देखते हैं, तो यहां से अगर देखें तो ये फोर्स इस पॉइंट पे ऐसा टॉर्क लगा रहा है क्या? मतलब उस तरीके से घुमा रहा है क्या? इसीलिए क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे गए गए गए, यहां जब पहुंचे तो फोर्स लग रहा है x+d डिस्टेंस पे, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दोनों को माइनस किया, एफ डी एंटी क्लॉक आएगा, सॉरी एफ डी क्लॉकवाइज आएगा। ओके। चलो, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम रहा तो नेट फोर्स जीरो होता। रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहा तो नेट टॉर्क जीरो होता। अगर टोटल इक्विलिब्रियम है, बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी है, मतलब ना तो एक्सेलरेशन है उसका, ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन है, इफ नेट जीरो होगा और टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है। जैसे दो स्ट्रिंग से ये वाला रॉड ऐसा बांधा हुआ था, लटका हुआ है, ना घूम रहा है, ना नाच रहा है, ना आगे जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब एफ नेट जीरो है, टॉर्क नेट भी जीरो है। एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या? T1 ऊपर, T2 ऊपर, mg नीचे, T1 + T2 = mg। टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है? कोई भी एक पॉइंट पे चलो, आप चाहो तो इससे फाइंड करो, आप चाहो तो इससे फाइंड करो, मेरी मर्जी, मैं इससे फाइंड करूँ। क्योंकि जब वो घूम ही नहीं रहा, तो आप किसी भी पॉइंट से फाइंड करो ना, टॉर्क तो जीरो ही होने वाला है। तो मेरी मर्जी, मैं यहाँ से ये फाइंड कर सकता, आपकी मर्जी आप यहाँ से फाइंड करो, बात बराबर है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। टॉर्क नेट जीरो मैंने सेंटर ऑफ मास को अज्यूम करके किया है, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए हम लोग को एक पॉइंट चाहिए ही होता है, क्योंकि आर वेक्टर जो है कहीं ना कहीं से लिखना पड़ेगा, और आर वेक्टर के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए जहां से टॉर्क कैलकुलेट किया जा सके। टॉर्क जब भी पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन के लिए ये जरूर दिया रहेगा कि कहां से टॉर्क चाहिए, एक पॉइंट होता है वो। तो देखो, यहां से जब हम लोग देखेंगे इस तरफ, तो T1 इसको ऊपर ले जा रहा, मतलब ऐसा घुमाएगा क्या? दिस इज क्लॉकवाइज, T1 L/2। ठीक है। एंड यहां पे जब गए तो T2 ऊपर ले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, T2 L/2। इसको कैलकुलेट करो तो L/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल डायरेक्शन पे एक माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, और माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। T1 = T2। अच्छा, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो 2T1 = mg, तो T1 और T2 दोनों mg/2 के बराबर होगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है कि दो रस्सी है तो T1 T2 बराबर ही होगा, हो सकता है कि मैं रस्सी यहाँ पे बांध दूं, तो अब वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है।
चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, जब भी कभी कोई बॉडी जो घूमता हुआ आगे जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी दो दो टाइप से होगा। एक तो आगे जाने वाला है, जब सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा हो तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और एक बॉडी वही जो घूम रहा अपने एक्सिस पे, रोटेट कर रहा, तो दूसरा एनर्जी होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होता है। सो दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अगर कोई बॉडी हिंज किया हुआ है तो शॉर्टकट है ये, आप चुपचाप ये लगा दो, चाहो तो ये भी लगाओ, इससे भी आंसर आता है। अगर ये नहीं लगा पा रहे हैं तो ये भी लगा दो, चलता है। जैसे सपोज करो कि एक रॉड था, रॉड को मैंने यहां से हिंज कर दिया और इसको ऐसा नचा दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा। तो आप चाहो तो देखो, अरे सौर सेंटर ऑफ मास का वैल्यू मिला, मतलब ये फॉर्मूला लग सकता है, रोटेट भी कर रहा और आगे भी जा रहा है, सेंटर ऑफ मास लग सकता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट अगर यहाँ हिंज से ही लगाते ना तो आंसर सेम आता इसके लिए। चलो एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम जैसे टॉर्क था क्या, आर क्रॉस ए, फोर्स जो है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको। मास जो है वो कितने डिस्टेंस पे था, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास, इनर्शिया बोला था उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम कितने डिस्टेंस पे लग रहा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ये आर क्रॉस पी। अब पी को लिख सकते हैं मोमेंटम एम वी, एम बाहर निकाल दो तो हो जाएगा एम आर क्रॉस बी, या तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो, एम वी परपेंडिकुलर आर या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में वही रिलेशन होता है जो रिलेशन फोर्स एंड मोमेंटम में होता है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी। और अगर फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम पहले का और मोमेंटम बाद का इक्वल होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे देखना, टॉर्क का जो रिलेशन होता है वो होता है डीएल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम अगर देखना रहा कि कंजर्व कब हो सकता है तो टॉर्क को जीरो कर दो। टॉर्क अगर जीरो हुआ तो डीएल बाई डी टी जीरो हो जाएगा। डीएल बाई डी टी का मतलब हो जाएगा फाइनल इनिशियल। दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम है, और दोनों जब एंगुलर मोमेंटम सेम है इसकी बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए टॉर्क जीरो करना, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए फोर्स जीरो करना। ओके। चलो एंगुलर मोमेंटम चार टाइप का देखना है, यहाँ पे चार तरीके से पूछा जा सकता है। पे खड़े और एक पत्थर ऐसा आ रहा चला गया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। हम लोग को क्या ऐसा घूमना पड़ रहा है इसको देखने के लिए, हाँ भले ही ये गोल गोल नहीं घूम रहा, ना नाच रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये स्ट्रेट जा रहा है, हम लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो करेंगे क्या हम लोग, ये आर है और ये वी है, प्रॉब्लम है, हम लोग वी वाले लाइन को बढ़ाएंगे और बढ़ाकर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। आर परपेंडिकुलर आ गया क्या, तो एम वी आर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे पहुंचो, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास तो अभी जीरो है, तो वी तो जीरो हो जाएगा ना, मतलब इसका मोमेंटम जैसे मास इंटू वेलोसिटी, तो मास बन जाएगा इनर्शिया, वी बन जाएगा ओमेगा, आई ओमेगा। ओके। चलो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा, एम मास वी स्पीड से, यहां पे बैठ जाओ, इसको देखते रहो, आपको भी ऐसा ऐसे नाचना पड़ जाएगा इसको देखने के लिए। मतलब एम वी और रेडियस कितना, परपेंडिकुलर आर। यहाँ पे ये बॉडी आगे भी जा रहा है, ध्यान से देखो, और गोल गोल घूम भी रहा है। तो पहले तो घूमने वाला काइनेटिक एनर्जी लिखो, फिर उसके बाद आगे जाने वाला काइनेटिक एनर्जी लिखो। ठीक है, तो पहले घूमने वाला काइनेटिक एनर्जी लिखते, घूमने वाला काइनेटिक एनर्जी का मतलब आई ओमेगा, तो आई सी एम इंटू ओमेगा लिख दिया। और कैसे घूम रहा, ये क्लॉकवाइज। और अब आगे जाने वाला ये एम वी आर, ठीक है, ये मतलब एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसा घूमना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये आगे जा रहा है। अगर पीछे जाता तो हम लोग ऐसा घूमते, घूमते ना, मतलब ये आगे जा रहा है इसलिए हम लोग को ऐसा घूमना पड़ेगा। ये कौन सा वाइज है, ये है क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज, घूमने वाला भी क्लॉकवाइज, आगे जाने वाला भी क्लॉकवाइज, तो ये होगा फॉर्मूला। ओके। चलो तो यहाँ पे ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। एक ने बताया है उसका प्रैक्टिस करो अच्छे से। इसका नेक्स्ट वीडियो ये क्वेश्चंस रहेगा आरबीडी का, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का। चलो ठीक है।